हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। टुडेस टॉपिक जो है E1 E2 और डीएनएज ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कि E1 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई अब चलो क्लास का स्टार्ट करा जाए। और अब जब हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें हमें सबसे पहला जो चीज पढ़ना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टार्ट किया जाए। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, देखो कार्बोकेटाइन क्या होता है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर दो से तीन चीजें आपको क्लियर कर दूं। कार्बोकेटाइन होता क्या है? पहली बात, कार्बोकेटाइन वो होता है जब कार्बन एक कैटायन की तरह एक्ट करता है। कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को हम छीन लेते हैं, तो छीन टपक डमडम हो जाता है सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन का। तब कार्बन को हम बोल देते हैं कार्बोकेटाइन। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन टपक डमडम के बाद कार्बन के माथे में ऐसा एक प्लस चार्ज आपको दिख जाएगा। तब ये जो कार्बन के माथे में प्लस जो आपको दिख जाएगा, इसको हम कह देते हैं कार्बोकेटाइन। इसका ही स्टेबिलिटी गेन करने की प्रोसेस को हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब रीअरेंज होगा कैसे? कैसे होगा? देखो, मैं पहले आपको जनरल 3 स्टेप्स बता रहा हूँ। देखो, एक कार्बोकेटाइन जैसे मैंने यहाँ पर एक ले लिया है। अब प्लस चार्ज, अगर सोचो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन ऐसे रहे, एक प्लस चार्ज कब खुशी रहेगा ज्यादा? जब उसको प्लस आई मिल जाए, मतलब उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे ऐसा मिल जाए, उसको तो मजा ही आ जाएगा। अब जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। मैं ऐसे जनरलाइज बातें करता हूँ। जब तो बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, रेजोनेंस भी हो सकता है। उसमें हम पहले केस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेबिलिटी देता है, सबसे पहली बात जो चीज स्टेबिलिटी देता है कार्बोकेटाइन को, वो हर सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं पर भी बैक बॉन्डिंग मिल रहा है कि नहीं। बैक बॉन्डिंग मिल रहा है कि नहीं। दूसरी आपको देखना है कि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस तो कहीं नहीं कर रहा। और तीसरे नंबर पे आता है अल्फा एच, जो कि हाइपर कंजुगेशन में 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन 2 डिग्री में उससे कम थोड़ा, और 1 डिग्री में उससे कम। तो सबसे पहली बात, बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस जब अवेलेबल नहीं है, तब हम अल्फा एच देखेंगे। अब भाई यहाँ पर कहीं पर भी हमें बैक बॉन्डिंग नहीं दिख रहा। बैक बॉन्डिंग मतलब कि कोई कार्बन के प्लस चार्ज के बाजू में कोई लोन पेयर डोनेट वाला एटम आ जाए, जो लोन पेयर इसको धड़ाधड़ डोनेट कर दे। लोन पेयर डोनेटिंग कोई एटम आ जाए, नहीं है यहाँ पर। अब क्या होता है, सबसे पहले अगर किसी को बैक बॉन्डिंग मिल रही है, रेजोनेंस मिल रहा है, पर अल्फा एच ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर जो जितने भी सारे अल्फा एच है उससे ज्यादा बढ़ेंगे, तो तब जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिखाता है, वो सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, फिर होता है फिनाइल शिफ्ट। हाँ, ये एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप लिख सकते हो। और इसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम है। कितने हैं? 1 2 3 है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये कार्बोकेटाइन किसी भी तरीके से यहाँ पर आ जाए, इसको मजा ही आ जाएगा। अब इस कार्बन के हैं पूरे 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन नहीं मिला, पीएच नहीं मिला, शिफ्ट कौन करेगा? मिथाइल की शिफ्टिंग होती है, क्योंकि 3 डिग्री भी नहीं है, 2 डिग्री भी नहीं है, 1 डिग्री। तो मतलब 3 डिग्री कोई ग्रुप नहीं है जो शिफ्ट करके आ जाए, है ना। तो ग्रुप जब कोई 3 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर 1 डिग्री की शिफ्टिंग होती है। और ऐसे आपको देखने को मिलता है ये एक स्ट्रक्चर, जहां पर यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर आप कह सकते हो प्लस चार्ज। जब ऐसे ही बना तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आइडेंटिकल बन जाएगा प्लस चार्ज। अब जब दूसरे केसेस को हम लेते हैं, जैसे कि एक और यहाँ पर जब पूरी प्रैक्टिस का केस है, देखो जैसे कि मैं अगर बोलूँ यहाँ पर मैंने एक ऐसा प्लस चार्ज बना दिया, अभी जब रीअरेंज करेगा तो ये क्या बनाएगा? देखो, इसके पास अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर एक, और यहाँ पर दो, 3 है। 3 अल्फा एच है, क्योंकि यहाँ पर कहीं देखो बैक बॉन्डिंग भी नहीं मिल रही, रेजोनेंस भी नहीं मिल रहा। पर जब यहाँ पर ये आ जाएगा, तब अगर ये यहाँ पर आ जाए सबसे पास वाले सेंटर में, तब इसको मजा आ जाएगा। क्यों? अगर ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इसको 2 और 2 4 अल्फा एच मिलेंगे। पर यहाँ पर ये आ जाए तो इसको 2 और 2 4 एंड 3 4 7 अल्फा एच मिलेंगे। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा लेगा फ्लास्क से, और भाई यहाँ पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण से इसको 1 2 3 2 2 मतलब 7 अल्फा एच मिल जाएंगे। इसको मजा आ जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब अब अगर आपको दिख जाए बैक बॉन्डिंग वाली केस, जैसे कि यहाँ पर मैं केस दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास सवाल है कुछ, जैसे कि भाई देखो कितना सुंदर एक सवाल है हमने लिया है, ये वाला सवाल। अब जब ये वाला सवाल से हम बनाएंगे, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं। इसके पास 2 चॉइसेस हैं।
पहली बात ये नंबर ऑफ अल्फा एज बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ जाए, दूसरा ये बैक बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर आ जाए। अब बैक बॉन्डिंग हर वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है भाई, प्रायोरिटी में ये सबसे हाई है, बैक बॉन्डिंग सबसे हाई प्रायोरिटी में आता है। तो ये हर वक्त अल्फा हाइड्रोजन से भी ज्यादा ये बैक बॉन्डिंग की कोशिश करेगा, तो भाई जो है यहाँ पर प्लस चार्ज को लेकर आ जाएगा और इसके लोन पेयर से इसको बैक बॉन्डिंग के सुविधाएं मिलती रहेंगी, इसको मजा आ जाएगा, इसके जीवन में भी बीबी आ जाएगी, बैक बॉन्डिंग वाली बीबी, शादी हुई वाली बीबी नहीं। अच्छा, अब क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होते हैं, जैसे कि 5 मेंबर रिंग 6 में आता है, 4 मेंबर रिंग 5 में आता है, पर कभी भी 4 मेंबर वाली रिंग 3 पे नहीं जाती, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और जब भी आप रिंग एक्सपेंशन करें तब आप क्या कर ले, नंबरिंग कर ले। जैसे कि मैं आप पे यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ, बहुत ही तगड़ा सवाल है। जैसे कि एक हमने यहाँ पर 5 मेंबर रिंग ले लिया है, देखो एक 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, कितना खतरनाक है भाई, यहाँ पर डेल नेगेटिव बनेगा और ये बंदा ये बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा इसको, है ना। तो ये कुछ इसको बना के कहीं पर भी पॉजिटिव बैठा दो, मजा आ जाएगा इसको। क्यों, ये रिंग एक्सपैंड कर रहा है, रिंग एक्सपैंड में इसको ज्यादा ग्रेटर स्टेबिलिटी मिल रही होगी। और यहाँ पर एक केस बनता है, जो कि बनता है किसके लिए बनता है, देखो डांसिंग रेजोनेंस का केस, ये हम जीओसी में अलग से पढ़ेंगे। ये जो केस होता है इसमें कार्बोकैटायन डांसिंग रेजोनेंस मतलब डीआर कर रहा होता है, ये हम जीओसी में अलग से पढ़ेंगे। अब तक के लिए इस रिएक्शन के लिए, इस वीडियो के लिए याद रख दो, ये डांसिंग रेजोनेंस के लिए स्टेबल होता है। इसके बहुत सारे स्टेबल फॉर्म है, एक ये वाला है, होता है कभी कभी देखने को मिलता है, ये वाला मोस्ट एबंडेंट फॉर्म मिलता है आपको, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे बहुत सारे फॉर्म इसको मिलते हैं, सबसे इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ये वाला होता है जो डांसिंग रेजोनेंस कर रहा होता है। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा जस्ट ज्ञान दे दूं इसके लिए स्पेशली, कि देखो यहाँ पर प्योर वाइटल्स है। अब ये प्योर वाइटल्स इसके अंदर इतने कॉम्पैक्टली भरे हुए होते हैं कि ये 120 डिग्री में रह ही नहीं सकते, sp3 मतलब 109 डिग्री पर नहीं रह सकते, ये खुल जाते हैं यहाँ पर, ये ऐसे फूल जाते हैं, ऐसे कुछ ये ऐसे फूल जाते हैं और इनकी ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती, और ये यहाँ पर ऐसे डांसिंग रेजोनेंस दिखा देते हैं। ये आप समझ रहे हो कि कैसे फूल जाते हैं, या ऐसे देखो, मतलब ये जो केस है, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे बनता है, लीनियर नहीं बनता, मतलब ऐसे स्ट्रेट बॉन्ड नहीं बनता, ऐसे बनता है, तो ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। ये हम डिटेल में जीओसी में पढ़ लेंगे। अच्छा, तो जितना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आपको दिखा दिया, इससे तो हम आपका जो सवाल है हो रहा है। अब इसके बाद E1 को हम स्टार्ट करने आए, तो E1 के लिए कुछ हम सवाल यहाँ पर पहले लेंगे। देखो पूरा मैकेनिज्म जो है हम यहाँ पर सवाल से हमको समझाएंगे, तो सवाल हम लिख लेंगे जिससे हमारा वीडियो का ड्यूरेशन कम है। तो थोड़ा हम लोग पॉज कर रहे हैं वीडियो को, पॉज कर, हमने कुछ जो है सवाल ले लिए यहाँ पर, पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन थोड़ा और से देख लेते हैं ना अच्छे तरीके से। अब जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला देखो, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अब हमें कहीं पर ना कहीं पर दिख रही है कि भाई यहाँ पर फिनाइल आ सकता है, अगर आ जाए और इसको बैक बॉन्डिंग की सुविधा इसके द्वारा मिल जाए तब तो इसको मजा ही आ जाएगा। तो कैसे होगा, देखो बहुत ही आसान तरीका है इसको रीअरेंज करने का। अब आपको ये वाला है, ये वाला भी हम एक साथ करेंगे, पहले मैं तीनों सवाल को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। देखो तीनों सवालों में क्या है, हमने शिफ्टिंग को दिखाया है ना, मेनली शिफ्टिंग को दिखाया है। जैसे देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर तो डांसिंग रेजोनेंस होना चाहिए, नहीं, डांसिंग रेजोनेंस का कंडीशन कुछ ये था जो हमने कुछ ही पलों पहले पढ़ा है। अब डांसिंग रेजोनेंस जो है यहाँ पर है, तो आपको सबसे पहली चीज जो हमने बोला कि एक जब हो रहा है, क्या हो रहा है कि जब बैक बॉन्डिंग की सुविधा मिले तब क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट, इसके बाद फिनाइल शिफ्ट होगा, हाइड्राइड के बाद फिनाइल की बारी आती है, तो यहाँ पर कहीं पर हाइड्राइड नहीं दिख रहा तो फिनाइल शिफ्ट करके चला जाएगा। जब फिनाइल शिफ्ट करके चला जाएगा तब आपको इस कार्बन के ऊपर एक सुंदर सा
कार्बोकैटायन देखने को मिल जाएगा और OH के साथ साथ यहाँ पर CH3 एंड CH2PH देखने को मिल जाएगा। भाई इसको तो बैक बॉन्डिंग से यहाँ पर मजा ही आ जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दूसरे सवाल में कि OH जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसने बना लिया। अब यहाँ पर क्या शिफ्टिंग हो सकती है, यहाँ पर कोई मिथाइल विथाइल कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, इसलिए मैंने सवाल को भी लिया है। यहाँ पर डेल्टा माइनस बनता है और ये यहाँ तक का सफर तय करता है और इस रिंग को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है 4 नंबर रिंग पे। क्यों? क्योंकि इस रिंग एक्सपेंशन से इसको बैक बॉन्डिंग मिल रहा होगा और ये जब यहाँ पर आएगा रिंग एक्सपेंशन से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसको बैक बॉन्डिंग का मजा स्वाद चख जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक 6 मेंबर रिंग है यहाँ पर, है ना, हमने 6 मेंबर रिंग ली है। अब जब ये 6 मेंबर रिंग यहाँ से ये शिफ्ट करेगा, जब ये शिफ्ट करता है, अरे आप देखो हर एक चीज क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका जो कारण है स्टेबिलिटी है। जब 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग होती है, स्टेबल होती है। अब इसलिए रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो रहा होता है। यहाँ पर क्यों हुआ, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नॉर्मली नहीं होता, पर बैक बॉन्डिंग इज द रीजन जिसके लिए रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। अब अगर आप इस सवाल को देखें, पहली बात तो आप इस वीडियो को थोड़ा आप लोग पॉज करें, ट्राई करें इस सवाल को। अच्छा, अब आपको कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। पहली बात तो इसने अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, खत्म सवाल, मेरा तो बात ही खत्म हो गया भाई। पर यहाँ पर रिंग कितने की बन रही है, रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, क्या नहीं 6 नंबर की, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है। अगर किसी कारण से, मैंने यहाँ पर सवाल थोड़ा गलत दे दिया, हाँ सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल ही गलत दे दिया, ये वाला सवाल है। चलो अब इस सवाल को देखते हैं, सॉरी सवाल गलत दे लिया था। तो ये जो है अगर बने 5 मेंबर रिंग का अभी, अब जब 5 मेंबर रिंग यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर डेल माइनस आएगा तो यहाँ पर आएगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा, करेगा तो इसको बैक बॉन्डिंग की सुविधाएं मिलेंगी फिर से, और जब बैक बॉन्डिंग की सुविधाएं मिलेंगी तब तो भाई इसको मजा ही आ जाएगा, है ना। और जब बैक बॉन्डिंग मिलेगा इसका देखने वाला पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। 6 मेंबर रिंग में आपको एक 5 मेंबर की रिंग से देखने को मिल रहा है एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ से कार्बन को ले रहा है और इस कार्बन को यहाँ पर पहुंचा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। अच्छा, इतना वाला तो हमारा हो गया E1 मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अब हम पढ़ने आ रहा है एक साथ साथ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें खास बात क्या है कि ये एक E1 रिएक्शन है और हम इससे ही पूरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को समझने वाले हैं। अच्छा, जब डिहाइड्रेशन होता है मतलब पानी निकलता है। अच्छा, पानी निकलेगा मतलब यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। अच्छा, अल्कोहल हम ले लेते हैं पहले, ROH। इसमें रिएजेंट हम क्या डालते हैं, पहली बात तो हम H प्लस डाल देते हैं, यहाँ पर कॉन्क H2SO बोर्ड डाल सकते हो जो कि H प्लस को सप्लाई करेगा, या फिर आप किसी भी H प्लस के डोनेटर को यहाँ पर दे सकते हो। अब ये क्या होगा, सबसे पहली बात इसका लोन पेयर इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अब जब रिएक्ट कर लेगा तो ROH 2 प्लस बना लेगा, और जब ROH 2 प्लस बनाएगा तो पानी एक बहुत खतरनाक लिविंग ग्रुप होता है, तो ये पानी बना देगा और इसके साथ साथ R प्लस मतलब कार्बोकेटायन को CC जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको छोड़ देगा। अब यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बने तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लेंगे। तो मतलब कार्बोकेटायन का जो रीअरेंजमेंट है इफ पॉसिबल, तो ये हो सकता है कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट बन जाए, रीअरेंज कर जाए। अच्छा, अगर हम इसमें हीट दे दे, हीट इज गिवन, तो ये क्या करेगा, खटाक से एल्कीन बना लेगा, मतलब इससे एक H और एक OH निकल जाएगा। अब जब एल्कीन बना लेगा ये इतनी अच्छी तरीके से, तो आइए एक सवाल से समझते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर ले रहा हूं कि देखो जब हम यहाँ पर सवाल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब एल्कीन तो बनेगा मतलब यहाँ से एलिमिनेशन होगा, और जो एलिमिनेशन है ये E1 से होगा, मतलब E1 मैकेनिज्म से होगा। क्यों E1, हम E एलिमिनेशन के लिए E लिख रहे हैं, 1 क्यों लिख रहे हैं, देखो कार्बोकेटायन यहाँ पर खुद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
पे एक्ट कर रहा है, इसलिए ये E1 रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जब E2 हम पढ़ेंगे तब देखेंगे एक बेस आएगा, पर यहाँ पर क्या आया, H+ आया, बेस नहीं आया। इसके साथ साथ अगर पहले तो एक सवाल से समझते हैं, उसके बाद इस रिएक्शन के पॉइंट्स को लिखेंगे। अगर सोचो यहाँ पर एक OH है और आपने यहाँ पर H+ और हीट दे दिया, तो H+ पहले जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब OH2+ बनेगा, लिविंग ग्रुप के तहत निकल जाएगा और यहाँ पर एक प्लस चार्ज बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया। अब जब कार्बोकेटायन बना, आप देखो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको तरसी निगाहों से देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे होंगे। देखो जब आप ज्यादा तरीके से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस कर लोगे अल्फा हाइड्रोजन की, मतलब सॉरी अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने की या हाइपर कंजुगेशन की, इसके साथ साथ रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन की, आपका भी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, तो आप भी एक चांस में देख पाएंगे कहाँ से मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री में आ रहा है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं। ये रटना नहीं है। देखो यहाँ पर कोई पहली बात तो हमने कोई बैकबॉन्ड नहीं देखी, रेजोनेंस नहीं देखी, तब तो अल्फा हाइड्रोजन ही देखने की चीज होती है। अब जब इसको यहाँ पर लाए तो दो केसेस बन सकते हैं, है ना, दो तरीके से डिहाइड्रेशन हो सकता है। देखो डिहाइड्रेशन में मतलब वो H2O निकल के चला गया, अब यहाँ से इस प्लस चार्ज को भी एक निकालना होगा हमें। अब जब प्लस चार्ज निकलेगा, आप देखो कहीं ना कहीं एक चीज आपको सता रही होगी। तो सॉरी भाई, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो अब देखते हैं। देखो यहाँ पर जो प्लस चार्ज बन रहा है अभी, अब इसे दो तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है। एक, आप इस पोजीशन से निकाल दो, जो कि हाइड्रेट, देखो अब अगर इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल दे पॉजिटिव चार्ज को लेके, तो ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा एक और प्रोडक्ट बन सकता है जहां पर यहाँ से निकल सकता है, मतलब इस दो पोजीशन के, देखो ये और ये वाला आइडेंटिकल है, पर यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब आप जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, उसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं ZZ। और जितना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी जितनी इंक्रीज करेगी, उतनी आपकी रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन ROR उतनी बढ़ेगी, है ना। तो आप देखो यहाँ पर ये सेंटर के अलोंग 1 2 3, मतलब 3 टू 3 9 अल्फा एच है, इसलिए इसका तो मजा ज्यादा आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब ये ZZ एल्कीन, और इसको हम मेजर प्रोडक्ट बोल देंगे। और जब माइनर प्रोडक्ट बोल देंगे, चलो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यहाँ इसलिए हम इसको लेस सब्स्टिट्यूटेड के लिए यहाँ पर हम बोल देंगे दिस इज ऑफ मैन एल्कीन। देखो अब यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनर। देखो यहाँ पर मेजर माइनर हो रहा है। अगर किसी पे आप देखो कि इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और वहां पर रेजोनेंस भी हो रहा है, तब रेजोनेंस के तहत ये जो डबल बॉन्ड है, इससे ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि रेजोनेंस बनेगा। और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जहां पर रेजोनेंस, अगर आपने हमारा एल्डोल का वीडियो देखा होगा, वहां पर हमने एक सेम ऐसा सवाल डिस्कस किया था जहां पर रेजोनेंस हो रहा था, इसलिए हमने मोर सब्स्टिट्यूट से ज्यादा रेजोनेंस को बधाई दिया। अब यहाँ पर हमने आपको E1 तो इतना सा समझाया, अब हम लोग कुछ सवाल कर लेंगे, है ना। हम लोग अब कुछ सवाल कर लेंगे। देखो ये भी हमने सवाल से ही समझाया, क्योंकि आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन जितना प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर हम छोटे वीडियो में आपको थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल उतना ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे जितना हम ले सकते हैं। तो थोड़ा जो है एक सवाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि यहाँ पर एक सवाल है, अच्छा एक अच्छा सवाल हम लेते हैं, चलो। और इस सवाल से आपका बहुत सुंदर सा एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। चलिए सवाल को करते हैं। देखो ये जो सवाल है आपको एक चीज अच्छी तरीके से सिखाएगा। क्या सिखाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ वाला OH यहाँ पर एक्ट करना चाहिए, है ना। ये वाला सवाल आपको सिखाएगा। क्यों ये सिखाएगा, मैं आपको थोड़ा सवाल अच्छे से देख लूं। अच्छा ओके डन सवाल, अच्छा चलो। अब ये सवाल मेनली आपका आता है कि यहाँ पर इसको हम कहते हैं पिनाकोल। इसका मैं थोड़ा मतलब ये देख रहा था, रीजन देख रहा था कि हमको जो दिया रहता है Mg Hg एंड H2। अब इसका जो पिनाकोलोन में रीअरेंजमेंट होता है, ये रीअरेंजमेंट होता कैसे है। अगर आप पिनाकोल से पिनाकोलोन का देखो रीअरेंजमेंट, है ना,
तो जब होता है आपको पहले ये ठीक करना पड़ेगा कि कहाँ पर आके OH माइनस जुड़ेगा, सॉरी H प्लस आके कहाँ पर रिएक्ट करेगा, किस OH माइनस को उठाएगा पानी और लिविंग ग्रुप का तहत बनाएगा। अब देखो आपके पास दो चॉइसेस है, एक आप ये वाले OH प्लस को उठा के, मतलब ये वाले को उठा के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनवा दो और इस OH को रख दो। दूसरा है कि आप यहाँ पर OH माइनस को रख दो, OH को रख दो, माइनस सॉरी बोल लो, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दो। अब आपको ये चीज समझनी होगी कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन तो करता है, पर जितना फास्ट फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन बनता है वो अगर ज्यादा स्टेबल हो तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब देखो इसको तो मेरी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पर ये पहले से ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको बैक बॉन्डिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। देखो इस वाले में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर होगी तो आप सब्सटीट्यूशन कम घटा सकते हो, पर यहाँ पर होगी तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग जरूर करा के एक यहाँ पर ला सकते हो, जिसके तहत आपको यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की सुविधा ज्यादा देखने को मिल रही होगी। और इसके साथ साथ जब यहाँ से निकाला जाता है पानी को, मतलब हाइड्रोजन को डिहाइड्रेशन हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है। देखो मेनली क्या होता है कि पहले स्टेप जो है पानी निकलता है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन निकलता है। तो हाइड्रोजन जब निकलेगा भाई कुछ ये वाला स्ट्रक्चर होगा, और जब एक कीटोन फॉर्मेशन हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पिनाकोलोन, है ना। मतलब पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का जो रिएक्शन होता है वो E1 के थ्रू होता है, और ये आप क्लास 12 में जाके पढ़ोगे, और आपने E1 के तहत सीख लिया, आपको तो भाई मजा ही आ जाएगा। अच्छा अब हम वीडियो को जो हम लोग पॉज करेंगे और उसके साथ साथ हम E2 पढ़ेंगे। पॉज करो। सो अब हम लोग जो है पढ़ने आ रहे हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। अब देखो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन में क्या होता है, मैं अगर आपके सामने एक अच्छा सा लेके उतारूं, ये इनके हाइड्रोजन। अब अगर बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन में आपको हर वक्त एक बेस तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। जब बेस मिलेगा, आप देखो बेस दो पोजीशन पे एक्ट कर सकता है। यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज बनता है, पर यहाँ पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। तो आपको क्या करना है भाई, बहुत आसान है। आप ए पोजीशन से उठाओ, बी पोजीशन से आप इस हाइड्रोजन को उठाओ, तो बेस में आपको OH माइनस मिल सकता है जो एसिड बेस करेगा, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको कुछ फिगर से बता रहा हूँ। देखो ये आपका ये वाला बॉन्ड है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक्स वाला बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो एंटी पोजीशन से एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, जब बेस इसको उठाएगा, ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन, ये क्या करता है ऐसे इसे मारता है और ये यहाँ से एक्स निकल जाता है। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। मतलब देखो एक सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर ये एक्स नीचे वाला था एक्स आपका, इसने हाइड्रोजन वाला मारा यहाँ पर, इस बॉन्ड यहाँ पर गिरा और यहाँ से निकल गया, मतलब ऐसे पड़ा ऐसे निकल गया नीचे से। तो क्या होता है कि जब ये बेस दोनों पोजीशन से रिएक्ट कर सकता है, जब होता है ये ऐसे, या तो ये यहाँ से निकाल देगा एंटी पोजीशन से, यहाँ पर ये यहाँ पर गिर के यहाँ से निकल देगा। मतलब यहाँ पर जब एंटी एलिमिनेशन मैंने बोल दिया, तब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आ गई। एंटी एलिमिनेशन पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाई मॉलिक्यूलर क्यों, देखो बेस भी रिएक्ट कर रहा है और RX जो है वो भी रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर RX मतलब X मतलब कोई हेलोजन नहीं, X मतलब यहाँ पर हम किसी लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर OH हो सकता है, कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप जैसे क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन की तरह हो सकता है। इसको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हो। अब आपकी बात है कि हम ए पोजीशन से हाइड्रोजन निकाले या फिर बी पोजीशन से निकाले। इसके लिए मैं आपको बस एक जुगाड़ सिखा रहा हूँ। देखो इस छोटे वीडियो में हम लोग आपको जितना दे सकते हैं उतना दे रहा है, जिससे आपके सारे सवाल सही बन जाए। आप खुद भी इसका टेस्टिंग कर सकते हो, जब अगर आप मैकेनिज्म को इस मैकेनिज्म से आप खुद एक बार देख लो अच्छे तरीके से। अच्छा सबसे पहली बात जो कि है बेस। बेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक हो सकता है वीक बेस। अच्छा मतलब एक तो बेस, देखो बेस तो पहली बात दो तरह के होंगे, एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जैसे बेस होता है, ये वाला बेस हो गया, या फिर आपका जैसे कुछ NH2 बेस हो गया, NH2 माइनस। ये वाले जब अगर आपके पास बेस हो गए
तब आप चेक करोगे डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी। क्या चेक करोगे? डेल्टा माइनस स्टेबिलिटी। अब डेल्टा माइनस मतलब देखो, यहां से निकलेगा, बनेगा तो भाई एल्कीन, या फिर ये वाला एल्कीन बनेगा, या फिर ये वाला एल्कीन बनेगा। अब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है ये होता है स्टेबल एल्कीन। स्टेबल एल्कीन क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। पर जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है ये डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी से, मतलब ये डेल माइनस की स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी तब ये मेजर होगा। क्यों डेल माइनस स्टेबिलिटी? मतलब आप बस इतना याद रख लो कि स्टेबल एल्कीन के लिए आपके पास बेस नॉर्मल होना चाहिए। अब बेस नॉर्मल में भी दो तरह के केस हो सकते हैं। एक की आप देखो लिविंग ग्रुप कैसा है, एलजी कैसा है। एलजी अगर मॉडरेट एलजी है और गुड एलजी है तब तो आपका मोर स्टेबल एल्कीन से आपको रिएक्शन का सवाल देना है। मोर स्टेबल एल्कीन एल्कीन और एकदम घटिया लिविंग ग्रुप हो, पुअर एलजी हो, तो आपको डेल्टा माइनस के स्टेबिलिटी से आंसर देना है। अब पुअर एलजी कैसे पहचानोगे? पुअर एलजी यहां पर मैं कुछ डिफाइन कर दूंगा, आपको वही याद रखने हैं, वही सवाल में आते हैं मिलते हैं। जैसे कि आपको देख लो यहां पर OH माइनस, F माइनस, ये आपको कॉमनली दिखेंगे। इसके साथ साथ आपको OCH3 नेगेटिव भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, या फिर OR जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी नेगेटिव नहीं बिठाएंगे, OR, इसे OCH3 की जगह जनरलाइज कर देते हैं OR, है ना, और NR2। ये वाले अगर आपको ऐसे लिविंग ग्रुप में दिखे, नेगेटिव पे छोड़ दो ऐसे ही, अगर आप इनको ही आपने ऐसे ग्रुप देख लिया कहीं पर भी तो आप सोच लो कि आपको डेल्टा माइनस के स्टेबिलिटी के ऊपर आपको सवाल दिख जाएगा। तो हम लोग जो है थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल लिख लेंगे और सवाल से आपको समझाएंगे। ओके, तो भाई लोग हमने बहुत सारे सवाल ले लिए हैं। अब मैं एक एक करके सवाल बताते जाऊंगा, आपको एक एक करके सवाल सुनते आने हैं और आपके सारे सवाल मैं गारंटी देता हूँ E1 E2 से, कई भाई कम से कम E2 से तो E1 E2 जितना पढ़ा दिया आपने अगर अच्छे से कर लिया सवाल तो गलत नहीं होने वाले, अगर आपने एक्यूरेसी में गलत नहीं कर दिया तो। अच्छा, सबसे पहला बोला मैंने, क्या बोला कि मैं जो बेस बता रहा हूँ NH2 माइनस या फिर TBO माइनस, जो जिसको मैंने टर्शियरी ब्यूटेन ऑक्साइड मैंने दिखाया था, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे जितने भी होते हैं अच्छे मतलब नॉर्मल बेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं TBO माइनस एंड NH2 माइनस। अच्छा, तो ये नॉर्मल बेस है तो ये क्या करेगा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा, मतलब मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन भाई यहाँ से बना दो। क्यों? देखो ये कहां पर अटैक करेगा, इस वाले में अटैक करेगा और इसको मारेगा, ये निकल जाएगा। अच्छा, AGF, AGF मतलब ये शॉर्ट रिएक्शन, आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा, नहीं तो मैं बना देता हूँ। ये पहले फ्लोरीन में आएगा और फ्लोरीन एक क्या कौन सा लिविंग ग्रुप है? पोर लिविंग ग्रुप है। तो यह डेल माइनस के स्टेबिलिटी में चलेगा, मतलब इस वाले हाइड्रोजन को उठाएगा, ये वाला जो बेस है जाएगा इस हाइड्रोजन को उठाएगा, इसको धक्का मारेगा और यहाँ से निकाल देगा। एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाएगी और आपको कुछ ऐसा आंसर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस में केस में भी आपको डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। फिर से वही सवाल आंसर, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से उतारता है, पीछे वाला साइड ज्यादा हिंडर्ड होता है। यहाँ पर क्या कहता है, डेल माइनस की स्टेबिलिटी लेस हिंडर्ड स्टेट में आपको ज्यादा मिलेगी। अच्छा, अब AGF मतलब सेम वही रिएक्शन आ गया F, और यहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मतलब ये फिर से वही वाला हाइड्रोजन उठाएगा, मतलब एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन दिखाने के लिए मैं ये वाला हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, ऐसे उतारेगा सीधा, ये वाला आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब आपने इतना सारा तो चार कर लिया, अगर आपने सीख लिया, एक एक आप स्टॉप करके कर सकते हो। अगर आपने चारों ही देख लिया है, आप इन तीनों को ट्राई करो। स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छा सवाल है, पॉज करो ट्राई करो। अच्छा, आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया हो। अब हम लोग यहाँ पर सवाल करेंगे। देखो आपने, मैंने क्या बोला था वहां पर, एक बड़े तरीके से लिख दिया था एंटी एलिमिनेशन, फिर से भी लिख रहा हूँ एंटी एलिमिनेशन। क्यों लिख रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको पता चल जाएगा। देखो एंटी एलिमिनेशन मतलब Cl अगर बाहर के वेज में है, मैं आपको एक और पेन से दिखाता हूँ। देखो Cl अगर बाहर के वेज में है, ये सोचो Cl है जो आपके तरफ मुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। अगर Cl डैश के वेज में है, ऐसे पीछे है और हाइड्रोजन बाहर है, तो हाइड्रोजन पड़ेगा, Cl निकल जाएगा। और अगर आपके में ऐसे ही रिएक्शन दिखाओ कि एंटी हो रहा है ना, मतलब Cl अगर बाहर है, H पीछे है, H अगर
सोचो डैश में है Cl, H जो यहाँ पर देखो डैश में मतलब ऊपर की तरह है, और Cl जो है सॉरी H सॉलिड में है, Cl डैश में है, तो Cl डैश में है तो H जाएगा Cl को ऐसे धड़ाक से निकाल देगा, मतलब एंटी पोजीशन होना चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन से कभी हाइड्रोजन नहीं निकल सकता। तो मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर से दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो Cl है यहाँ पर आपको किस OH में मिल रहा है, ये आपको कहां पर मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है डैश में, और ये आपको H जो है हाइड्रोजन सॉलिड में मिल रहा है, मतलब एंटी पोजीशन में मिल रहा है, एक मतलब प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन तो एक इनसाइड द प्लेन, मतलब पीछे द प्लेन, तो ये इसको पीछे से अटैक करेगा, सामने से बाहर हो जाएगा और इस पोजीशन पे ये बना देगा डबल बॉन्ड खतरनाक तरीके से। अब ये वाला सवाल बड़ा दिमाग लगाने वाला है, दिमाग लगाने वाला है मतलब यहाँ से आप हाइड्रोजन जहां पर सेम साइड में है, देखो क्लोरीन भी सेम साइड हाइड्रोजन भी सेम साइड, निकाल नहीं पाएगा, पीछे साइड क्लोरीन का आएगा निकाल के दे देगा, मतलब ये उल्टा साइड होना चाहिए ऑलवेज, उल्टा साइड है तो हाइड्रोजन जाएगा ऐसे पड़ेगा लात ऐसे निकलेगा, बस 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 कितना सुंदर सा सवाल बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चला, और आपने देख लिया कि यहाँ से ऐसे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप देखेंगे चौथा सवाल, ये 1 2 3 नंबर सवाल आप कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई दो साइड पे डबल बॉन्ड बना दो, नहीं, क्यों नहीं, आप देखो यहाँ पर डैश में ओनली बस है, मतलब CH3 है, बॉन्ड लाइन दिखा रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर भी CH3 है। अब CH3 है मतलब ये जो डैश है, मतलब सॉलिड में CH3 तो डैश में हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी डैश में हाइड्रोजन होगा, तो कोई नहीं रिएक्शन, मतलब नो रिएक्शन ड्यू टू स्टीरियो एंटी एलिमिनेशन का केस। क्यों एंटी एलिमिनेशन, मैंने आपको मैकेनिज्म में थोड़ी देर पहले समझाया। अब यहाँ पर बड़ा खतरनाक केस है, मैं कोई भी तरह का बेस ले लूं, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एल्डोल का जो है यहाँ पर E1C भी समझाऊंगा, एलिमिनेशन विद कंजुगेट बेस। अब भाई आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ से भी उठा सकते हैं, तो E1C भी मैंने बोला था कहां कहां बनेगा, जहां पर पुअर लिविंग ग्रुप, कुछ ही देर पहले लिखा है OH पुअर लिविंग ग्रुप है, एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आएगा, वहीं पर ही E1C भी आपको दिखेगा। अब कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, देखो ये जो OH है ना, ये चाहता है एक नेगेटिव, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, हर जगह पार्शियल नेगेटिव हो रहा था, एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, सॉरी 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, मतलब वहां पर आ रहा था, ये सीधा आ रहा था, रिएक्शन को करके चला जा रहा था, 2 स्टेप, एक OH भी यहाँ पर मतलब बेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व था, और इसके साथ साथ आपका RH यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप वाला कोई भी कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका इन्वॉल्व था। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही स्टेप में ये सीधा आएगा और उसी हाइड्रोजन को उठाएगा जहां के पास आपको मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव बनाएगा और सीधा इसको मारेगा, OH माइनस को निकालेगा, और आपको यहाँ मिल जाएगा। सॉरी भाई कोई टेक्निकल इशू आ रहा था तो थोड़ा आवाज के लिए मैं बंद किया था। अच्छा, तो अब जो बात है यहाँ पर एल्कीन बन गई, यहाँ पर जो है E1C भी बन रही है ना, बन रही है। अब जो बन रही EWG यहाँ पर, इसके लिए हमने E1C भी रिएक्शन दिया। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और ये जो आपको पसंद आया आप प्लीज इसको शेयर करिए, और आपका कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।